वहीं जब दिव्या ने उसे ऐसे एकटक देखते हुए देखा तो उसने उसे छेड़ते हुए कहा, ओए होए, अब तो नजर नहीं हट रही। किसी की क्या बात है, अभी 12 बज रहे थे और अभी खुशी से फूले नहीं समाये जा रहे। लेकिन उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी की नजरें उस पर से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, बल्कि उसने आहें भरते हुए कहा, यार ये लड़का सही में मरवा कर ही छोड़ेगा क्या? क्या कातिल लगता है सच में। और वाइट शर्ट में तो उफ, इसे देखकर तो किसी की भी लड़की का मन मचल सकता है। फिर मैं कौन से खेत की मूली हूँ जिसे देखकर हमारी रागनी जी पागल हो रही हैं। वह है सिद्धार्थ मल्होत्रा, यानी कि हर्ष और स्नेहा का बेटा। को तो आप जानते ही होंगे ना। हाँ जी, अभिमन्यु का दोस्त। तो यह उन्हीं के बेटे हैं जो कि यहाँ के कॉलेज के लड़कियों के चाम हैं। सभी लड़कियों उसे अपने सपनों का राजकुमार बोलती हैं और उन्हीं में से ये हमारी रागनी जी भी हैं जो कि उसके ऊपर पूरी तरीके से लट्टू है। बट वह जब भी उसे बात करना चाहती है कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है और वह बेचारी अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पाती। वही सिद्धार्थ कुछ खास ध्यान नहीं देता उस वह अपने आप में और अपने दोस्तों में मस्त रहने वाला बंदा है। वह उसकी तारीफ तरफ अपनी लार टपकाते हुए देख रही थी, जैसे कोई अपने शिकार को देखते हैं। वहीं उसके ठरकीपन को देखकर तो दिव्या ने पहले तो अपना सिर पीट लिया और फिर उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, ओए कमीनी, बेशर्म कहीं की, शर्म कर ले शर्म। सही में तुझे शर्म नहीं आती? कैसी कैसी बातें बोल रही है। अभी तक तो तूने उसे प्रपोज भी नहीं किया है और अभी से ये सब तेरे दिमाग में चलने लगा। ठरकी कहीं की, तू चल चुपचाप से यहाँ से, समझी, जल्दी से। और वह उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए वहां से ले जाने लगी थी, जिस पर रागिनी ने जल्दी से उसे रोकते कहा, रुक ना यार, क्या है, थोड़ा उसे और अच्छे से देखने तो दे। हाय बंदा। जिस पर दिव्या ने उसे खींचते हुए कहा, बस कर, बहुत हुए तेरे दर्शन, अब चुपचाप से चल यहाँ से, समझी। वहीं रागनी अपना मुंह छोटा सा बनाकर लगातार सिद्धार्थ को ही देख रही थी। तभी सिद्धार्थ जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी उसके एक दोस्त ने उसके कंधे पर मार देगा, वही सिड, देखना, कॉलेज की दोनों ब्यूटी क्वीन तुझे ही देख रही हैं, लगता है वह तुझ पे ही मरती है। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं उसकी बात को सुनकर उसके दूसरे दोस्त ने कहा, यार सही में जलन हो रही है मुझे तो। वह दोनों जहाँ किसी को भाव भी नहीं देती है हम सभी की, उस दिव्या ने तो हड्डियां तक तोड़ रखी हैं सही में। और इसे देखकर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं। उसकी बात सुनकर, दिव्या का नाम सुनकर उसके सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, लेकिन फिर उसके सिर पर मारते हुए कहा, बकवास मत कर नील, समझा कुछ भी। जिस पर नील ने उसे घूरते हुए कहा, सच बोल रहा हूँ भैया, आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? तो एक बार उधर देखना। यह कहते उसने उसके मुंह को पकड़कर उस तरफ कर दिया था जिस पर दिव्या और रागिनी जा रहे थे। वहीं जैसे ही रागिनी ने देखा कि सिद्धार्थ उनकी तरफ ही देख रहा है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। आंखें तो किसी एल एलआईडी बल्ब की तरह जल रही थी। उसने जल्दी से कूदते हुए दिव्या को रुक कर कहा, ओए होए रुक जा यार, जिसकी वजह से दिव्या को तो ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा था। वहीं रागिनी ने सिड की तरफ इशारा करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते कहा, देख देख देख, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। हाय सही में मैं तो मर जावा, इसकी तो यार हर अदाई कातिलाना है। यह कहते हुए उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था और वह पीछे गिरने वाली थी, जिसे देखकर दिव्या ने उसे संभालते हुए कहा, क्या पागल है क्या? रागिनी तू सही में पागल लड़की, अभी गिर जाती तो चोट लग जाती ना, तो क्या होता, हद है, हाँ लड़की हर लड़की है। लेकिन रागिनी तो एक तक बट सिड को ही देख रही थी। वह उसकी यह हरकत देखकर सिद्धार्थ के पास खड़े हुए लड़कों ने हंसते हुए कहा, देख सच में ये लड़की तो पूरी तरीके से पागल हो गई है तेरे पीछे सिद्धार्थ। जिस पर सिद्धार्थ ने उन सभी को गुस्से से घूर कर देखते हुए कहा, शट अप, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। जिस पर वहां पर सभी की बोलती बंद हो गई थी और सभी ने अपना मुंह पर उंगली रख दी थी, क्योंकि वह जानते थे सिद्धार्थ को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई किसी भी लड़की का मजाक उड़ाए। वहीं सिद्धार्थ की नजर
रागनी पर गई जो कि काफी प्यार से उसे देख रही थी और उसकी नजर दिव्या पर गई जो कि उसे काफी गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्से को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वहीं दिव्या ने गुस्से गुस्से को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वहीं दिव्या ने गुस्से से अपनी नजरों को उस पर से हटाते हुए गुस्से से रागनी को अच्छे से खड़ा किया और उसे वहां से ले जाने लगी थी और फिर गुस्से से बोली, तू चल यहाँ से और ये पागलपंती सही में बंद करके दे, नहीं तो मैं तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। सही में वह इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वहीं रागनी जो कि सिद्धार्थ को ही निहारने में व्यस्त थी, उसने जैसे ही उसकी लास्ट लाइन सुनी, उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर दिव्या को देखा जो कि गुस्से से खींचते हुए उसे ले जा रही थी। उसने जल्दी से अपने कदम वहीं पर रोक दिए थे और फिर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपनी कमर पर रखकर उसे घूरते हुए लगी थी। वहीं उसके हाथ छुड़ाने की वजह से दिव्या उसे काफी ज्यादा और भी ज्यादा गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, अब क्या हरकत है ये, या आज पढ़ने का मूड नहीं क्या सच में। जिस पर रागिनी ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, पहले मुझे ये बता, तूने ये कैसे बोल दिया, तू बात नहीं करेगी मुझसे। जिस पर दिव्या जो कि काफी ज्यादा गुस्सा में थी, उसने गुस्से से कहा, तू जानती भी है तू क्या कर रही थी, सब तुझे देखकर हंस रहे थे, तेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्या जरूरत थी ये करने की, अगर तुझे कुछ हो जाता, तुझे चोट लग जाती तो मैं क्या करती। हाँ, क्या वो आता तुझे देखने के लिए या फिर तेरी चोट पर दवा लगाने के लिए, नहीं ना, तेरे लिए उससे कई सुंदर लड़के मिल जाएंगे और इस यूनिवर्सिटी में काफी पढ़े भी हैं, लेकिन तू सही में हद है, वो तुझे एक बार देखता तक नहीं है और तू है उसके ऊपर लट्टू हुई पड़ी है। और फिर उसने गुस्से से अपनी अंगुली से उसे वार्निंग देते हुए कहा, और मेरी बात ध्यान से सुन, खबरदार, खबरदार, जो उस लड़के की वजह से तेरी आंखों में अगर एक भी आंसू आया तो सही बता रही हूँ, तेरी टांगे तोड़ दूंगी दोनों, और उसका क्या करूंगी ये तो मैं बता भी नहीं सकती, समझी। तो वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। वह रागनी को किसी को भी परेशान नहीं करने देती थी और अगर अगर कोई भी उसे परेशान करता भी ना तो वह अच्छे से उसका भरता भी बना देती थी। वहीं यह देखकर तो रागनी को बड़ी हंसी आती थी, जिसे वह उसे परेशान करती थी और कभी कभी काफी मुसीबतें भी मोल ले लेती। वह चाहे तो उसे कोई भी तंग नहीं कर सकता था। मुंबई की टॉप बिजनेसमैन की बेटी तो थी, बट वहां पर ये बात किसी को भी पता नहीं थी। उसके प्रोफाइल को काफी ज्यादा हाइड रखा गया था, जिस वजह से वहां पर किसी को भी नहीं पता था कि रागनी ओबरॉय फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं जिससे कोई नहीं जानता था कि वह दोनों किसकी बेटियां हैं, लेकिन सिर्फ सिद्धार्थ को छोड़कर, क्योंकि वह तो उसके घर आता जाता रहता था। वहीं उसके गुस्से को देखकर रागनी समझ गई थी कि दिव्या सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और वह भी जानती थी कि वह उसे कितना प्यार करती है और उसे सब बर्दाश्त था, लेकिन कोई उसकी बहन का मजाक उड़ाए ये उसे कतई कभी भी बर्दाश्त नहीं था। जिस वजह से उसने उसके गुस्से को समझते हुए उसे शांत करते हुए कहा, अरे देख मेरी जान, मुझे नहीं पता था कुछ भी, लेकिन यार तू तू तो है ना, तूने तो मुझे बचा लिया और देख मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है, और अब तो ये गुस्सा थूक देना पक्का, ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन हाँ एक बात बता, तू हमारे बीच कभी भी कोई भी लड़का नहीं आएगा क्या, समझी। जो तूने धमकी दी है ना मुझे, वो उसी लड़के की वजह से दी है ना, ठीक है, मैं नहीं करूंगी अब से उसके आगे पीछे से भी नहीं भटकूंगी, बल्कि इग्नोर करूंगी, तू जो बोलेगी सब करूंगी, लेकिन ये बात बात नहीं करेगी ना, क्या मतलब होता है, हाँ खबरदार जो मुझसे बात नहीं की तो। और फिर उसने चिपट चिपकते हुए नौटंकी करते बोली, और तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, अरे उसके जैसे हजार लड़कों को छोड़ भी सकती हूँ, फिर ये लड़का छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैं सही में आज से उसे बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगी, बिल्कुल भी भाव नहीं दूंगी और ना ही कोई भी हरकत करूंगी, लेकिन तू नाराज मत होना प्लीज। वहीं उसकी नौटंकी को देखकर दिव्या ने अपना सिर ना में हिला दिया था और वह जानती थी कि ये लड़की कभी भी नहीं सुधर सकती है और उस लड़के को देखना छोड़ दे ये तो इम्पॉसिबल ही था। जिस वजह से उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ठीक है ठीक है, लेकिन दूर हट मेरे से और ये झूठ ना बोलना और लंबी लंबी फेंकना बंद कर, समझी। तेरी सारी नौटंकी को अच्छे से जानती हूँ, सही में हद है। मैं नहीं हो रही हूँ नाराज, लेकिन ये सब बोलेगी ना
कि मेरे लिए ये कर देगी वो कर देगी, तो सही में इससे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। इसीलिए अपनी बकवास बंद कर, मुझे अच्छे से पता है कि तू क्या करेगी और क्या नहीं। चल माफ किया और तुझे देख सकती है, लेकिन बस शर्त एक ही है, खुद को किसी को भी हर्ट या फिर चोट मत लगने दियो, समझी तू? और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे सच बता रही हूँ, मैं तुझे कभी भी बात नहीं करूंगी। लास्ट लाइन बोलते हुए वह काफी ज्यादा सच में सीरियस हो गई थी और वह उसे जैसे वार्निंग भरी नजरों से देखने लगी थी। वहीं उसकी बात को सुनकर रागनी ने जल्दी से खुश होकर कसकर उसे अपने गले से लगा लिया था और फिर चहचहाते हुए बोली, ओके मंजूर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी जान। तुम सही में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम बहुत अच्छी हो। आई अच्छी हो सच में। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव सो मच। और यह कहते हुए उसने उसके गाल पर जोर से किस किया और फिर उसे कसकर गले से लगा लिया था और उसने दिव्या को झकझोर कर रख दिया था। और उसके जोर से गले लगाने से तो दिव्या को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी, जिस वजह से उसने जल्दी से कहा, अरे छोड़ दे मेरी माँ, मारना चाहती है क्या? उसके यह कहते ही रागिनी ने उसे झट से छोड़ दिया और फिर जल्दी से अपने कान पकड़ते हुए एकदम से माफी मांगते हुए बोली, ओ सॉरी, ज्यादा जोर से गले लगा लिया ना, आई एम सॉरी सॉरी। फिर जिस पर दिव्या ने उसे देखते हुए अपना सिर पीट लिया था और बड़बड़ाते हुए बोली, तू सही में, मैं बावली हूँ, कभी कभी तो डर लगता है कहीं तेरी ये मुस्कुराहट और ये नादानी कहीं गायब ना हो जाए। उसकी ये बात सुनकर रागिनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसके गले में हाथ डालते हुए बोली और कहा, तू है ना, तेरे होते हुए तो कुछ हो सकता है क्या? तू मुझे हमेशा बचा सकती है। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी थी। वहीं यह देख सुनकर दिव्या ने फिर से अपना सिर नाम हिला दिया था। तभी कॉलेज का अलार्म बजा, जिससे दिव्या ने रागिनी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, चल कमीनी, तेरी वजह से आज लेट हो गई क्लास। व्हाट द हेल, क्लास अब तक स्टार्ट भी हो गई होंगी। जिस पर रागिनी ने अपने चिल अंदाज में कहा, यार प्लीज, ये बोरिंग बातें मत किया कर। वहाँ क्या मिलता है, बोरिंग लेक्चर और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए चिल मारना, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेफालतू में क्लास क्लास बस स्टडी स्टडी, मस्ती मजाक कर सकते हैं ना। जिस पर दिव्या ने उसे घूरते कहा, चुपचाप से चल वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? यहाँ जिस पर रागिनी ने अपना बच्चे सा मुंह बना लिया था और वह दोनों बहस करते हुए क्लास में पहुंच गई थी। जिस पर प्रोफेसर ने उसे घूरते हुए क्लास के अंदर आने के लिए कहा, जिस पर दिव्या सॉरी बोलते हुए अंदर आ गई थी। वही रागिनी तो अपना मुंह बनाकर प्रोफेसर को ही देख रही थी और फिर वह दोनों जाकर बेंच पर बैठ गई थी। तो काफी लड़कों की नजर उन पर ही चली गई थी। वहीं हमारी रागिनी की नजरें तो फिर से सिद्धार्थ पर जम गई थी, जिसने एक बार भी उसे नहीं देखा था, बल्कि वह सामने ही देख रहा था। वहीं यह देखकर दिव्या ने अपना सिर वापस से पीट लिया था, जैसे कह रही हो, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, कुछ भी नहीं। वहीं फिर सारी क्लासेस को अटेंड करने के बाद वह दोनों शॉपिंग के लिए चली गई थी और फिर वहां से जाकर उन्होंने काफी शॉपिंग की और फिर रागिनी ने सारा से बोल दिया था कि वह दिव्या के साथ ही वहां पर जा रही है और वह परेशान ना हो, वह उन्हें वहीं पर मिल जाएगी। जिस वजह से सारा ने भी उसे जाने के लिए बोल दिया था, जिससे दोनों ही सिंघानिया मेंशन की तरफ कार में बैठकर चली गई थी। तो क्या होगा आगे, क्या मोड़ लेगी ये कहानी? क्या सिद्धार्थ सच में रागिनी से प्यार कर पाएगा? और अगर नहीं तो क्या दिव्या की बात सच हो जाएगी? शाम का वक्त, रागिनी और दिव्या जब वह दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंची तो वहां मीना जी, काव्या, रिया, किसी का भी खुशी से ठिकाना नहीं था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे रागिनी को देखकर। साथ ही काव्या और रिया भी घर में ही मौजूद थी, क्योंकि अविनाश को सगाई जो होने वाली थी तो सभी लोग तैयारियों में ही लगी हुई थी। अविनाश और अमन कंपनी में ही थे और विपिन जी, विनोद जी कुछ काम में बाहर गए हुए थे। वहीं रागिनी हर किसी से चहचहाते हुए मुस्कुराते हॉल में सभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वहां पर खुशी का माहौल बना हुआ था। रागिनी और दिव्या
उन्हें सारी बातें बताए जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुशी-खुशी बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातों से पूरा माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशहाल बना हुआ था और सभी लोग अब उसकी शॉपिंग को देखे जा रहे थे। उसी वक़्त अमन और अविनाश दोनों अंदर आए। जब उन्होंने वहाँ पर रागिनी को देखा, तो वह भी खुश हो गए थे। जब रागिनी ने उन्हें देखा, तो वह जल्दी से भागते हुए अमन के पास आने लगी थी। उसे आता देखकर अमन ने खुशी के साथ कहा, "ओ तो मेरी लिटिल प्रिंसेस, आखिरकार यहाँ पर आ ही गई।" और उन्होंने जल्दी से अपने दोनों हाथों को उसे गले लगाने के लिए फैला दिया था। लेकिन वहीं रागिनी तो इतनी ज्यादा शरारती थी कि उसने अपनी शरारत करते हुए उनके पास आकर उनके साइड से जाकर जल्दी से अविनाश को गले लगाते बोली, "हाय भाई, कैसे हैं आप?" जिस पर अविनाश ने उसे गले लगाते हुए उसके बालों को सहलाकर कहा, "ठीक हूँ बच्चा, तू कैसी है? और बुआ जी कहाँ है? तू अकेली आई है क्या? सब कहाँ पर है?" जिस पर रागिनी ने अपने आप को अच्छे से दिखाते हुए कहा, "देखिए भाई, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और आपकी बुआ जी ना शाम को आने वाली होंगी। मैंने बात की थी, वो है निकलने ही वाली है और मैं तो दिव्या के साथ कॉलेज से ही घर पर आ गई थी।" वहीं अमन अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए उन दोनों को ही मुंह बनाते हुए देख रहा था। वहीं रागिनी की इस हरकत से सभी लोग मुस्कुरा उठे थे। वहीं अमन ने नाराजगी के साथ कहा, "क्या बात है लिटिल प्रिंसेस, आप तो मुझे इग्नोर कर रही हैं, क्या बात है?" उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी ने उसकी तरफ देखा और फिर अनजान बनते हुए खुशी के साथ बोली, "अरे मामू, आप, मैंने तो आपको देखा ही नहीं था।" और फिर वह जल्दी से उनके गले भी लग गई थी। वहीं यह सब सुनकर सभी लोग हंसने लगे थे। वहीं अमन ने अपने सिर के ऊपर चपत लगाते हुए कहा, "किसकी शैतान हो गई है ना आप लिटिल प्रिंसेस, सच में झूठ बोलने लगी हैं आप।" जिस पर रागिनी ने नाटक करते हुए अपने सिर पर सहलाते बोली, "हाँ मामू, आप मार क्यों रहे हैं? मुझे कितनी तेज मारा है आपने, सही में बहुत दर्द हो रहा है, पता है आपको?" और फिर वह काव्या की तरफ काफी मासूम सा फेस बनाकर बोली, "मामी, देखो ना, आपके पति ने कितना तेज मारा है मुझे।" और वह किसी बच्चों की तरह रोनी सी सूरत बनाकर देख रही थी। जिस पर उसकी नौटंकी को देखकर दिव्या ने अपना सिर वापस से पीट लिया था और अपने मन में कहा, "इस लड़की का सच में कुछ नहीं हो सकता।" आते ही नौटंकी शुरू कर दी। वहीं उसकी बात को सुनकर काव्या गुस्से से अमन को देखते हुए बोली, "क्या कर रहे हैं आप?" जिस पर रागिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर चुराकर देखा अमन को और फिर आंख मार दी। जिसे देखकर अमन ने उसे घूर कर देखा तो उसने अपनी दांत दिखा दिए। वहीं काव्या ने उसे घूरते कहा, "उस बच्ची की आंख क्यों दिखा रहे हैं आप?" जिस पर अमन अपनी सफाई में कुछ बोलता कि रागिनी जल्दी से बोली, "देखा मामी, देखा कैसे घूर रहे हैं मुझे, जैसे खा ही जाएंगे।" और फिर वह काव्या के पीछे जाकर अपना अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगी थी। जिस पर सभी लोगों की हंसी आ रही थी और अमन को देखते हुए बोल रही थी, "अब संभालो अपनी बेगम को मामू जी।" वहीं अमन उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रहा था। वहीं काव्या ने कोई जवाब ना पाकर फिर से कहा, "कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप उसकी तरफ घूरना बंद करेंगे या फिर नहीं?" जिस पर अमन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, "अरे लेकिन मैंने उसे ज्यादा तेज नहीं मारा था, बल्कि वह तो झूठ बोल रही थी ना।" जिस पर काव्या ने कहा, "मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए आप झूठ बोलना तो बंद ही करिए।" जिस पर अमन कुछ कहता तभी एक सर्वेंट जल्दी से दौड़ता हुआ अंदर आया और उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, "सर, सारा मैडम भी आ गए हैं।" उसकी आवाज को सुनते ही सभी का ध्यान उन सभी की तरफ चला गया था और सभी ने उसकी कही हुई बात सुनी तो सभी लोग खुशी से खिल उठे थे। वहीं मीरा जी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, "तो यहाँ पर खड़े मत रहो, उनका स्वागत करो, कितने दिनों बाद आ रही है मेरी बच्ची।" और फिर काव्या को देखकर बोली, "काव्या, जाकर आरती की थाल लेकर आओ, मेरी बच्ची आ गई है, जल्दी से उसके लेकर आओ, उसकी अच्छे से नजर उतारनी है मुझे।" उनकी कही हुई बात को सुनकर काव्या ने अमन को एक बार फिर से घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए मीरा जी से कहा, "जी माँ, मैं लेकर आती हूँ।" और वह अमन को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए आरती घर की तरफ चली गई थी, जहां पर माँ पूजा की थाल रखी हुई थी। वह मंदिर गई। वहीं यह देखकर अमन ने अपना सिर ना में हिला दिया, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ चला गया था। वही रागिनी ने दिव्या के पास उसे एक साइड से गले लगाते हुए अपनी मायूसी भरी आवाज में गेट को देखते हुए कहा, माँ के आते ही मेरी सारी अटेंशन चली गई
अब सब उन्हीं को बातें करेंगे, मेरी तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। ये तो गलत बात है ना। वहीं उसकी बात को सुनकर दिव्या ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, तो सच में पागल है क्या? सच में कभी कभी तो मेरा मन करता है ना कि तेरा मेंटल टेस्ट कराऊं। माँ है वो तेरी, और तू ऐसी बातें कर रही है, सच में सुधर जा। जिस पर रागिनी ने उसे मुंह बनाते हुए छोड़ दिया था, जिसे देखकर दिव्या उसके हाथ को पकड़कर दरवाजे की तरफ ले गई थी। जिस पर थोड़ी देर बाद दो कार वहां पर आकर रुकी और उनमें से मोहन जी, मेघना जी, सारा और अभिमन्यु बाहर निकले। उन्हें देखते ही सभी के चेहरे पर एक बड़ी बड़ी सी स्माइल आ गई थी। आखिरकार वहां की प्रिंसेस वापस जा चुकी थी। वहीं सभी को सामने खड़े देखकर अभिमन्यु ने सारा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, देखो, मेरी यहाँ बुराई मत करने लग जाना, समझी तुम? पता नहीं क्या क्या बोल दो, इसीलिए मुझे यहाँ आने से डर लगता है। पता नहीं तुम मेरी क्या शिकायत कर दो, फिर तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारे डैड मेरी क्लास अच्छे से क्लास लेते हैं, इसलिए इस बार ऐसा मत करियो। बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेखिका, सच में शादी के बाद हर आदमी अपने ससुराल जाने से डरता है। वहीं उसकी बात को सुनकर सारा ने उसे घूर कर देखते कहा, वाह, क्या बात है। अब आपको याद आ रहा है कि बच्चे हमारे क्या सोचेंगे? सुबह जब रोमांस का आपके ऊपर भूत चढ़ रहा था, तब मैंने बोला था, तब क्या हुआ था? जिस पर अभिमन्यु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अभी भी करने का मूड है, सुबह अधूरा जो रह गया था ना। और फिर शरारत भरी आवाज में उसके कान के पास जाकर सरकास्टिंग सी वॉइस में बोला, ऐसा है ना कि वह आज रात को कमरे में हम पूरा करेंगे, ऐसे अधूरा छोड़ना सही नहीं होता ना। उसकी कही हुई बात को सुनकर सारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ मुंह खोले देख रही थी और वह जल्दी से अभिमन्यु से दूर हो गई थी और फिर उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, खबरदार जो तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो। जिस पर अभिमन्यु उसे अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। वहीं कात्या ने थाल मीरा जी को दे दी थी, जिससे उन्होंने सारा को देखते हुए कहा, अरे सारा, वहीं खड़ी रहोगी क्या? अंदर भी आओ। जिस पर सारा अपने होश में आते हुए उनकी तरफ देखने लगी थी। वहीं यह देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा उठा था। फिर मीरा जी ने पहले सारा अभिमन्यु की आरती की। अभिमन्यु सारा को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। फिर मीरा जी ने मेघना जी और मोहन को अंदर आने के लिए कहा, तो सभी लोग जाकर अंदर सोफे पर बैठ गए थे। काव्या, रिया रसोई में नाश्ता बनाने चली गई थी। वहीं मीरा जी और मीना जी सारा और मेघना जी से बातें करने लगी थी। वहीं अमन, अभिमन्यु, अविनाश, मोहन जी सभी बिजनेस की बातें करने लगे थे। वहीं यह सारी बातें होते देखकर दिव्या भी सारा को ज्वाइन की हुई थी। वहीं यह देखकर रागिनी उबासी ले रही थी। फिर उसने उबासी लेते हुए दिव्या के कान में कहा, यार सच में सब लोग कितने बोरिंग है। ये शादी का घर है और यहाँ किसी को बिजनेस की पड़ी है और किसी को कुछ और की पड़ी है। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया और तू बोल रही थी कि मस्ती करेंगे, ये मस्ती है? वहीं उसकी बात को सुनकर दिव्या ने उसे देखा और फिर उसके गालों को खींचते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाय मेरे बच्चा, बोर हो गया क्या? बच्चे को मस्ती करनी है? जिस पर रागिनी ने चिढ़ते हुए अपने बाल गालों को छुड़ाते कहा, वही गाल को खींचना बंद कर। सच में? जिस पर दिव्या ने उसे देखकर हंसने लगी थी, तो उसे हंसते देखकर रागिनी के दिमाग में घंटी बजी और वह जल्दी से आगे बढ़कर उसे गुदगुदी करने लगी थी। वहीं यह देखकर दिव्या जल्दी से हंसते हुए खुद से दूर करने लगी थी। वहीं सभी का ध्यान अब उन पर चला गया था और वह लोग हंसने लगे थे। वहीं अविनाश, जो उसके सबके साथ में बैठा हुआ था, वह भी यह नजारा देखकर हंसने लगा था, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी हो गए थे। वहीं उसके फोन तभी अविनाश के फोन पर किसी का मैसेज आया, जिससे उसने अपना फोन निकाल कर देखा तो मैसेज को पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और उसने सबको देखा और फिर कुछ टाइप करके सेंड कर दिया। वहीं रागनी दिव्या की तरफ भाग ही रही थी कि तभी उसके पॉकेट में रखा हुआ फोन बजने लगा, जिसकी वजह से वह रुक गई। जिससे उसने अपना फोन निकाल कर देखा तो उस पर ब्रो ने शो हो रहा था। यह देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसने गुस्से से कॉल को कट कर दिया था। जिस पर उधर से वापस से कॉल आने लगा तो रागिनी ने फिर से कॉल को कट कर दिया था। वहीं दिव्या और काव्या नाश्ता लेकर आ गई थी, तो सभी लोग फिर से बातें करने लगे थे। वहीं दिव्या रागिनी के पास आ गई और उसे गुस्से से देखकर बोली, क्या हुआ गोलगप्पू?
तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? जिस पर रागिनी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने फिर से कॉल को वापस से कट कर दिया था। जिस पर दिव्या ने जब यह देखा तो वह रागिनी को अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार दिव्या ये क्यों कर रही है। फिर उसने अपने उसके फोन में झांक कर देख लिया था, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओए क्या हुआ है? ऋषि भाई का कॉल आया है ना? फिर तू कट क्यों कर रही है? जिस पर रागिनी ने नाराजगी के साथ कहा, उन्होंने कहा था आएंगे, बट नहीं आए ना, तो कॉल क्यों कर रहे हैं? मुझे बात ही नहीं करनी है उनसे। जिस पर दिव्या ने गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, अरे पागल लड़की, कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया ना, तू ऐसे नाराज होना बंद कर और बात करना। देख, बार बार कॉल कर रहे हैं वो। जिस पर रागिनी ने एक बार फिर से कॉल को कट करते हुए कहा, मुझे नहीं करनी है, और वह गुस्से से वहां से निकलकर गार्डन की तरफ चली गई थी। वहीं यह देखकर दिव्या भी उसके पीछे पीछे चली गई थी और काफी समझाने के बाद उसने रागिनी के लास्ट में हारते हुए कॉल को उठाते हुए बोली, हाँ हेलो। वह गुस्से में थी, यह बात कोई भी समझ सकता था, जिससे उधर से शांत आवाज आई, ओह तो यानी कि मेरी चुईया नाराज है, इसीलिए ही मेरी कॉल्स को अवॉइड कर रही है ना चुईया? वहीं दिव्या, जिसने कान लगाए हुए थी, यह सुनते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। वहीं यह देखकर और चुईया नाम सुनकर रागिनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, भाई आप पिटना क्या है क्या? आपको आपको पता है ना चुईया किसे बोल रहे हैं आप? आपकी बहन हूं मैं, और मैं, हाँ आपसे नाराज हूँ और बहुत नाराज हूँ। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, हाँ कि आप आ रहे हैं? मैं कितने ज्यादा खुश थी, बताया आपको? बट फिर पता चला कि मुझे आप नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा था। घर में अकेली हो जाती हूँ तो आपको बहुत मिस करती हूँ। आप कब से गए हैं, तब से वापस ही नहीं आए हैं, और आने के लिए बोला तो वो भी झूठ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। यह सब बोलते हुए वह काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई थी। वहीं यह देखकर दिव्या ने भी हंसना बंद कर दिया था। वहीं उसकी शिकायतें सुनकर उधर से कोई भी आवाज नहीं आई थी। हालांकि ऋषि भी समझ गया था कि रागिनी इमोशनल हो गई थी। तभी रागिनी को कॉल कट होने की आवाज आई। यह देखते ही रागिनी का गुस्से से जैसे पारा चढ़ गया था, और उसने गुस्से के साथ अपने फोन की तरफ देखा। रागिनी ने हड़बड़ाते हुए अपना फोन देखा, और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट देखा तो उसके जो आंसू रोक रखे थे वह एक एक करके अचानक से निकलने लगे, और उसने गुस्से से फोन को वहीं फेंकते हुए बोली, आप भाई सच में बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। पहले तो आप आए नहीं, और अब मैंने थोड़ा डांट कह दिया, आपने कॉल ही कट कर दिया। मैं सच में आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह गिरने लगे थे, जिसे देखकर दिव्या ने जल्दी से उसे अपनी बाह में भर लिया, और उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। उसे भी ये अच्छा नहीं लगा था। वहीं दिव्या के गले लगाते ही रागिनी और भी ज्यादा तेज रोने लगी थी, जिसे देखकर दिव्या ने उसे कसकर गले लगाए हुए अपने मन में कहा, भाई आपने ये क्यों किया? आप तो इसे अच्छे से जानते हैं ना, फिर भी आप तो बहुत प्यार करते हैं ना इसे, फिर भी रुला कैसे सकते हैं आप? इस बार तो मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ। और वह रागिनी को संभालने लगी थी। फिर काफी देर बाद उसने उसे चुप कराया, और फिर वह दोनों वहां से रूम की तरफ चली गई थी, क्योंकि रोने की वजह से रागिनी के चेहरे पर निशान पड़ गए थे, जिससे वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक 6 फुट की लंबी हाइट वाला कोई अनजान लड़का अपने हाथों में एक लगेज को लेकर खड़ा हुआ था। उसने अपने सिर पर कैप लगा रखी थी, और उसके चेहरे पर मास्क था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की टाइट जीन्स, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट, साथ ही पैरों में ब्लैक कलर के बूट्स पहन रखे थे। उसकी पर्सनालिटी ही इस तरह की थी कि वहां पर आते जाते लोग उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वहीं वह लड़का अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ ही देख रहा था। वह क्या सोच रहा था, या उसके दिमाग में कैसे एक्सप्रेशन थे, ये कोई भी नहीं समझ सकता था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वहां से अपने फोन को अपने पॉकेट में रखकर वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। तो क्या होगा आगे? क्या रागिनी सच में ऋषि से कभी भी बात नहीं करेगी? और एयरपोर्ट पर वह लड़का कौन था, और कैसे होगी सगाई? और अविनाश का पर किसका मैसेज आया था? वहीं हॉल में बैठकर सारी बातें करने के बाद मीरा जी ने सारा और सभी को उनका रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहा।
साथ ही मेघना जी और मोहन जी भी, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। वहीं अविनाश काव्या को कुछ काम का बोलकर वहां से कार लेकर कहीं जाने के लिए निकल गया था। वहीं जैसे ही सारा और अभिमन्यु रूम के अंदर एंटर हुए, वैसे ही अभिमन्यु ने सबसे पहले दरवाजे को लॉक कर दिया था और फिर जल्दी से पीछे से जाकर सारा की कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे खुद से कमर कस चिपकाते हुए कहा, और बीबी साहिबा, अब तो रूम में मैं हूँ, और वो भी अकेले। वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर और ऐसे अचानक से पकड़ने की वजह से सारा ने जल्दी से खुद को छुड़ाते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? ये हरकत ना आप यहाँ पर बंद करना, सही है? और अकेले में आपका क्या मतलब है? जिस पर अभिमन्यु ने शरारत के साथ उसके कान के पास जाकर उसके होठों, उसके कानों को हल्का सा टच करते हुए काफी सडेक्टिव आवाज में कहा, तो इसका मतलब ये है, सुबह जो हमारा काम अधूरा रह गया था ना, अब उस काम को पूरा करते हैं। वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर सारा क्या ही बोलती, उसकी तो जैसे उसके कान छूने से ही बोलती बंद हो गई थी और साथ ही उसकी आंखें भी। लेकिन फिर भी उसने जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। लेकिन मजाल है कि रोमांस में अभिमन्यु सारा की बात सुन ले, बल्कि उसने अपने होठों की उसकी गर्दन पर चलाते हुए कहा, मेरी बीवी हैं आप, और कोई नहीं आ रहा है। मैंने खुद दरवाजे को अच्छे से लॉक किया है। उसका कहीं से भी सारा से दूर होने का कोई भी इरादा नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर सारा ने अपना दिमाग लगाते हुए जल्दी से चिल्लाकर कहा, भाई आप। उसके यह बोलने की देर थी कि अभिमन्यु ने एक सेकंड में ही उसे छोड़ दिया और जल्दी से खुद को सही करते बोला, अरे साले साहब। और वह काफी इम्बैरसिंग होते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर दरवाजा बंद था, जिससे उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने नजरें घुमाकर सारा को देखा तो सारा दूसरी साइड से दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और फिर उसने बाहर निकलते हुए अभिमन्यु को हंसते हुए बोली, क्या बात है, भाई का नाम सुनते ही रोमांस का भूत गायब हो गया। वैसे बड़ा मजा आया तुम्हें बुद्धू बनाकर, और खुद ही दरवाजा बंद कर दिया था। यह सुनते ही अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई और वह जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए बोला, सारा की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आपको रुकिए, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। जिस पर सारा ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, छोड़ेंगे तब ना जब आप पकड़ लेंगे। और कैसे पकड़ेंगे, पकड़ कर तो बताइए। और वह दरवाजे को लगा कर वहां से भाग गई थी। वहीं अभिमन्यु बेचारा दरवाजे को पीटता ही रह गया था। फिर फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों पर हाथ फेरते बोला, देख लूंगा, अच्छे से बदला लूंगा इसका। और वह वहीं बंदर कमरे के में यहाँ से वहां घूमने लगा। वहीं सारा दिव्या के रूम की तरफ चली गई थी। उसने दरवाजा नॉक किया तो दिव्या ने दरवाजा खोला और सामने सारा को देखकर उसने अपने चेहरे पर फीकी सी स्माइल के साथ कहा, बुआ जी आप। जिस पर सारा ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रागनी कहाँ है दिव्या? जिस पर दिव्या दरवाजे के सामने से हट गई तो वहां पर रागनी बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वह काफी ज्यादा रोई होगी। वहीं उसे ऐसी हालत में देखकर सारा अचानक से घबरा गई थी और वह जल्दी से रागनी के पास आई और उसके पास बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, रागनी बच्चा, क्या हुआ है? तू सही है ना? बच्चा क्या हुआ? ये चेहरा, ये आंखें। और फिर वह दिव्या की तरफ देख कर बोली, दिव्या क्या हुआ है इसे? उसका दिल काफी ज्यादा घबरा गया था। वहीं दिव्या कुछ बोलती उससे पहले रागनी ने जल्दी से झूठ बोलते हुए सारा कुछ समझाते हुए कहा, अरे माँ, कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों परेशान होने लगी हैं? कुछ नहीं हुआ है। जिस पर सारा ने उसे थोड़े गुस्से में देखा और फिर प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर बोली, माँ हूं तेरी, तुझे अच्छे से समझती हूँ, समझी तू? अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मुझसे अपनी फीलिंग्स और ये आंखें छुपा सके, समझे तू? इसीलिए ये बड़ी बनने का नाटक करना बंद कर और तू बता मुझे क्या हुआ है। उसकी बात को सुनकर रागनी ने जो आंसू छुपा लिए थे ना, वह एकदम से झरने की तरफ बहने लगे थे। वहीं उसे रुकते देखकर सारा अचानक से घबरा गई थी और उसने उसे जल्दी से अपनी गली से लगाकर बोली, क्या हुआ बच्चा, बता मुझे, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसने कहा है, बता तो। उसकी आंखें भी नम हो गई थी, साथ ही दिव्या की भी।
वहीं जब रागिनी ने कुछ नहीं कहा तो उसे रोते देख उसने दिव्या से पूछा, तो दिव्या ने उसे सारी बातें बता दी थी। सारी बातें सुनने के बाद सारा ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, ये हमारा बच्चा ऋषि हो ही नहीं सकता। वह तो कभी भी अपनी बहन को रुला ही नहीं सकता। जरूर कोई गलत फहमी होगी। मैं अभी बात करती हूँ। और फिर उसने रागिनी को खुद से दूर करके उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तू चुप हो जा, मैं बात करती हूँ ना, ठीक है? और अगर ये सच हुआ ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बस तू रोना बंद कर दे। जिस पर रागिनी ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। लेकिन उसकी सिसकियां जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं सारा ने जल्दी से इधर उधर अपना फोन देखा और फिर जल्दी से फोन लेकर ऋषि को कॉल लगाने लगी। तो रिंग जाने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई भी कॉल को उठा ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वह वापस से उसे कॉल लगाने लगी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। यह देखकर सारा परेशान हो गई, क्योंकि हमेशा ऋषि कॉल को रिसीव कर लेता था, लेकिन आज तो वह भी कॉल को नहीं उठा रहा था, जिससे उसे उसकी भी काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, और ना कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और फिर आज कैसे? वही रागिनी के पास बैठी दिव्या बैठी हुई थी। वहीं सारा ने उन दोनों को देखते हुए कहा, उसका कॉल नहीं लग रहा है, कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? तभी तुम्हारा कॉल कट हो गया होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे तो उसकी टेंशन हो रही है, कहीं उसके साथ। फिर उसने खुद का ही मुंह बंद करते हुए कहा, ये तो मैं सोच भी नहीं कर सकती हूँ, उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी अभी से बात करती हूँ। और वह जल्दी से वहां से अपने रूम की तरफ दौड़ी। वहीं सारा की बात को सुनकर रागिनी और दिव्या के मन में भी यही सारी बातें चलने लगी थी, क्योंकि सारा की बातें बिल्कुल सच थी। जिससे दिव्या ने सोचते हुए कहा, कहीं बुआ जी की बात सच तो नहीं है ना? जिस पर रागिनी ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, दिव्या क्या बोल रही है? भाई ठीक होंगे ना? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। चल जल्दी से देखते हैं डैड क्या करते हैं। जिस पर दिव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों जल्दी से वहां से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ जब सारा रूम में पहुंची तो दरवाजा खुला था और अंदर भी कोई नहीं था, जिससे सारा जल्दी से वहां से बाहर निकली और ऊपर से ही झांक कर देखा तो उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जो कि अमन के साथ बैठा हुआ था। जिससे सारा जल्दी से उसके पास जाने लगी। उसने वहीं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ही अभिमन्यु को आवाज लगाते हुए कहा, अभी अभी वो ऋषि। वहीं वहां पर विपिन जी, विनोद जी भी आ गए थे, या कहूँ सभी लोग ही वहां पर मौजूद थे। सारा की आवाज सुनकर सभी लोग सारा की तरफ ही नासमझी से देखने लगे थे। वहीं अभिमन्यु सारा से नाराज था, क्योंकि वह उसे रूम में बंद करके ही चली गई थी। और वो तो अमन उसे बुलाने आया था और उसने दरवाजा खोला, साथ ही उसके अच्छे से मजे भी लिए थे, जिससे वह और भी ज्यादा सारा से चिढ़ गया था। लेकिन जब उसने देखा कि सारा जल्दी से सीढ़ियों से एकदम से भागते हुए नीचे उतर रही है, तो वह अचानक डर गया और उसने गुस्से से कहा, सारा आप क्या कर रही हैं? अभी कुछ हो जाए तो? मेरी बात नहीं सुनी जाती आपसे? लेकिन सारा ने उसके गुस्से को इग्नोर करते कहा, अभी वो ऋषि का कॉल नहीं उठा रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया बट एक भी कॉल नहीं उठा रहा है। वह कभी ऐसा नहीं करता है, एक बार में ही कॉल उठा लेता है। मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है। वो सही तो होगा ना? जल्दी से उसका पता करो ना। वहीं उसकी बात को सुनकर सभी लोग अचानक से परेशान हो गए थे। वहीं अभिमन्यु ने उसे डरा हुआ देखकर प्यार से उसके बालों को, लटों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को पकड़कर समझाते हुए कहा, सारा सारा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। वो हमारा शेर है, ऐसे ही कुछ थोड़ी ना हो जाएगा उसके साथ। इसीलिए पहले गहरी सांस लीजिए और फिर मुझे सारी बात बताइए कि हुआ क्या है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसकी कही हुई बात को सुनकर सारा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए गहरी सांस लेने लगी थी। लेकिन एक सांस लेने के बाद उसने जल्दी से सारी बातें बता दी थी कि क्या हुआ था। और तब तक वहां पर रागिनी और दिव्या भी आ गई थी, जिससे सभी लोग पहले सारा फिर उन दोनों को देखने लगे थे। वहीं सारा ने फिर से जल्दी से अभिमन्यु से कहा, अभी प्लीज जल्दी से पता करो ना, वह सही है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है, डर लग रहा है मुझे, जल्दी से पता करो। जिस पर अभिमन्यु ने उसे अपनी गली से कसकर लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, मैं अभी पता करता हूँ, पहले तुम शांत हो जाओ। जिस पर सारा बिल्कुल शांत हो गई थी और उसने
उसके कॉलर को काफी कसकर पकड़ लिया था और वह जल्दी से अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। वहीं अभिमन्यु ने सारा को गले लगाए हुए ही अमन को कुछ इशारा किया, जिससे उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया था और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा था। वहीं अपने मॉम डैड को परेशान देखकर रागनी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे भी अब गिल्ट होने लगा था कि कहीं उसने नाराज होकर जो अपने भाई के बारे में कहा था, कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तो वही होगी ना। और यह सोचते ही उसकी आंखें भी नम हो गई थी, जिसे देखकर दिव्या ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ होगा रागनी, फिक्र मत कर। वह उसके दिल की बात अच्छे से समझ रही थी। वहीं यह सब सुनकर मेघना जी सोफे पर बैठ गई थी। उनके दिल में भी दर्द होना शुरू हो गया था और बार बार ऋषि ऋषि पुकारने लगी थी, जिससे काव्या उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं सारा भी जल्दी से उनके पास आई। वहां पर जो कुछ घंटों पहले खुशी का माहौल था, अब जैसे हर तरफ सभी के चेहरे पर उदासी और टेंशन छाई हुई थी। वहीं अभिमन्यु किसी पर कॉल पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था, साथ ही अमन भी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी वहां पर किसी अनजान शख्स की थोड़ी सी तेज लेकिन क्लियर आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? हर किसी के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? और जैसे ही सभी ने उस आवाज को सुना तो सभी ने एक साथ उस तरफ देखा तो वहां पर वही एयरपोर्ट वाला लड़का खड़ा हुआ था, जिसने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और सिर पर कैप थी। वहीं उसके बगल में अविनाश उसके लगेज को पकड़कर मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहा था। तो कौन है ये लड़का और क्या हुआ है ऋषि को? कहीं सारा की बात सच हुई तो क्या होगा? क्या रागनी अब अपने भाई को माफ कर देगी? वहीं उस लड़के की आवाज को सुनकर वह सभी लोग उस लड़के को ही असमंजस से देख रहे थे, जिस पर उसने उसके चेहरे से मास्क और अपनी कैप को निकाल दिया था, साथ ही आंखों पर लगे हुए चश्मों को भी हटा दिया था और उसने अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल को लेकर सभी की तरफ देखने लगा था। वहीं जैसे ही उसके चेहरे से मास्क और शेड्स अलग हुए तो उसका काफी फुर्सत से तराशा हुआ हैंडसम सा चेहरा सभी को नजर आने लगा था, समुद्र की तरह गहरी उसकी ब्राउन आईज, पतले नेचुरल गुलाबी होंठ, परफेक्ट जॉलाइन और माथे पर बिखरे हुए काले घने बाल, परफेक्ट बॉडी फिगर। वह हर तरह से काफी फिट एंड फाइन था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह खुद के लिए और खुद की बॉडी के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट था। अगर कोई उसे देखता तो देखते रह जाता, वह इतना ज्यादा हैंडसम था। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज